दोस्तों आज हम लोग इंडिया की सबसे फेवरेट बाइक रॉयल एनफील्ड बनाने वाली कंपनी एशर मोटर के क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इनके प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बेसिक्स के साथ। तो इनका मार्केट कैप 1,91,000 करोड़ के आसपास का है। पीई इनका जो चल रहा है वो करीब 37 के आसपास का चल रहा है। आरओसी इनका 32 का है और आरओई इनका क्या है 25 के मतलब 25 के आसपास का है। इसके अलावा इनकी फेस वैल्यू ये बोल रहे हैं कि ये 1 के आसपास की इनकी फेस वैल्यू है। तो हम लोग क्या करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स में जानते हैं कि एशियन मोटर है क्या। तो आप देखेंगे कि ये कंपनी जो है वो क्या है 1982 में स्टैब्लिश हुई है और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये क्या है मिडवेट मोटरसाइकिल्स जो है उसमें क्या है ग्लोबल लीडर है। इसके अलावा इनका स्वीडन की कंपनी जो वॉल्वो है उसके साथ जॉइंट वेंचर भी है। तो इनका जो जॉइंट वेंचर का नाम है वो है वॉल्वो एशियर कमर्शियल व्हीकल। और इसके अंदर ये क्या करते हैं, इसके अंदर ये बना रहे हैं ट्रक्स बना रहे हैं और बस बना रहे हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो भी वॉल्वो का इंडियन बिजनेस है वो एक तरीके से एशियन मोटर संभाल रहा है। तो आप देखेंगे कि एशियन मोटर के पास बहुत ही मल्टीपल और अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इनके स्टैंड अलोन प्रॉफिट को देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम लोग कंपेयर करेंगे मार्च 2025 के क्वार्टर को मार्च 2026 के क्वार्टर के साथ। तो देखेंगे कि लास्ट ईयर जहाँ इनकी सेल थी करीब 5,100 करोड़ के आसपास, वही सेल अभी बढ़ गई पहुँच गई है 5,900 करोड़ के आसपास। सेम टाइम पे इनके एक्सपेंसेस 5,800 करोड़ से बढ़ के हो गए 4,300 करोड़ के आसपास के। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट मार्च क्वार्टर में 1,261 करोड़ के आसपास का था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,523 करोड़ के आसपास का पहुँच गया है। आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका काफ़ी स्टेबल रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग करीब 2023 से लेके अभी तक के इनके सारे क्वार्टर्स का अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो वो 25 से 28% की एक रेंज में स्टेबल है। कि लॉन्ग टर्म में इतना 2-3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में चेंज आना एक अच्छी स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। इसके अलावा हम लोग इनके अदर इनकम्स पे जाके देखेंगे, तो लास्ट ईयर जहाँ इनकी अदर इनकम थी 354 करोड़ की, वो इस बार हो गई है 357 करोड़ के आसपास। इंटरेस्ट नॉमिनल है, लास्ट ईयर 9 करोड़ के रिस्पेक्ट में इस बार 7 करोड़ के आसपास का है। डेप्रिसिएशन 189 सीआर का था जो अभी बढ़ के हो गया 216 करोड़ के आसपास का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1400 करोड़ से बढ़ के हो गया करीब 1600 करोड़ के आसपास का, या 1650 करोड़ हम लोग बोल सकते हैं। लास्ट ईयर टैक्स इन पे लगा था 21%, इस बार इनका टैक्स थोड़ा हायर रेंज पर है, वो है 25% के आसपास। तो इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जो इनका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 1125 था, वही प्रॉफिट इस बार 1236 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है। मतलब इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करीब करीब जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 110 करोड़ के आसपास का उसमें इंक्रीज आया है। तो ये इनके क्या है, हम लोग बोल सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट है जिसमें हमको यहाँ पर सेल्स में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और उसके अलावा हमारे पास क्या डेप्रिसिएशन कंट्रोल में है, उसके अलावा इंटरेस्ट कंट्रोल में है, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमको क्या हो रहा है, एक अच्छा स्टेबल दिखाई दे रहा है। हम लोग इनकी क्या करते हैं, वेबसाइट में जाते हैं और वहां पर जाकर चेक करते हैं इनके जो भी प्रोडक्ट है उनको। तो आप देखेंगे कि इंडिया की सबसे नंबर 1 फेमस बाइक और यूथ की पहली पसंद जो है रॉयल एनफील्ड, उसको बनाने का जिम्मा है एशियन मोटर के पास। तो रॉयल एनफील्ड क्या है, एशियन मोटर की ही एक कंपनी है। इसके अलावा ये लोग ट्रक्स बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्होंने रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 और इस टाइप की इनकी वेरियस चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये बसेस भी बना रहे हैं, स्कूल बसेस भी बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कम्यूट करने के लिए ये लोग बस भी बना रहे हैं। तो इनके पास क्या है, एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट लिस्ट है। तो इनके लिए एक अच्छी बात है। और क्या है, बुलेट जो कि इंडिया के लोगों की पहली पसंद है, वो क्या है, इनकी कंपनी है। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब एक बार हम लोग फिर से फाइनेंशियल्स को देखेंगे और इस बार हम लोग देखेंगे इनके ईयरली रिजल्ट को। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में इनकी ग्रोथ को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ सेल्स इनकी 2020 में 9,000 करोड़ के आसपास की थी, वही सेल्स करीब 6 साल में 22,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। आप देख सकते हैं कि 6 साल में इन्होंने क्या करा, अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट डबल कर लिया है। इसके अलावा देखेंगे कि सेम टाइम में एक्सपेंसेस भी इनके 7,000 करोड़ से बढ़ के करीब 16,000 करोड़ 17,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो एक्सपेंसेस में भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को हमको मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके ईयर ऑन ईयर पे देखते हैं कि लास्ट ईयर और इस ईयर में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो लास्ट ईयर आप देखेंगे कि जहाँ इनकी 18,000 करोड़ की सेल थी, 18,500 करोड़ के आसपास, वो अभी हो गई 22,700 करोड़ के आसपास। तो सेल्स में करीब आप बोल सकते हैं कि 4,000 करोड़ के आसपास का इंक्रीज आया है। एक्सपेंसेस 13,600 करोड़ से बढ़ के हो गए 16,800 करोड़ के। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,778 करोड़ से बढ़ के हो गया 5,813 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इनका करीब 1100 करोड़ के आसपास का एक अच्छा खासा हमको जंप देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे और पिछले 3-4 साल में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी स्टेबल दिख रहा है, 24, 25, 26 इस तरीके से। तो ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि इनकी अदर इनकम क्या है, हर साल बढ़ते ही जा रही है। जो पहले 2023 में 600 करोड़ के आसपास थी, वो फिर क्या हुई, 1,000 हुई, फिर 1,400 करोड़ के आसपास हो गई और इस बार वो 1,600 करोड़ के आसपास की हो गई है। अब इस अदर इनकम का सोर्स अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अदर इनकम है वो नॉर्मल अदर इनकम है। इसका मतलब ये जो अदर इनकम कर रहे हैं, वो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट से, इनके पास जो भी इनका अपना रिजर्व है, उसका जो भी इन्वेस्टमेंट इनको इन्होंने करके रखा है, उससे इनको ये इनकम आ रही है। तो इसका सोर्स कोई ऐसा वन टाइम इनकम का सोर्स नहीं है। ये क्या होगा, इनके जो भी आप बोलेंगे फाइनेंशियल का एक पार्ट बन के रहेगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि डेप्रिसिएशन भी कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहा है। जो 2023 में 500 करोड़ के आसपास का था, वही बढ़ के अभी 788 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है।
तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे 5,500 करोड़ के आसपास से बढ़ के करीब 6,600 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो वही जो सेम चीज़ है कि जो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चीज़ देखने को मिल रही थी, वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1100 करोड़ के आसपास से बढ़ा है। उसके बाद आप देखेंगे कि इन पे जो लास्ट ईयर 22% का टैक्स था, इस बार थोड़ा टैक्स हायर साइड है 24% के आसपास का। तो इससे इनका नेट प्रॉफिट 4,279 करोड़ जो लास्ट ईयर था उसके कंपैरिजन में इस बार करीब 5,000 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। तो नेट प्रॉफिट में भी हमको करीब करीब आप बोल सकते हैं कि लगभग लगभग 700 करोड़ के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमको जो चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी जहाँ सेल्स कर रही है करीब 22,000 करोड़ के आसपास की, वो उस सेल्स को अपने नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने तक करीब 5,000 करोड़ की रख पा रही है। इसका मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि मोटा-मोटा या लगभग-लगभग हम लोग बोलें कि 18 से 20% का इनका नेट प्रॉफिट है, इनकी जो सेल्स हो रही है उसका। तो ये इनके कुछ बेसिक्स थे। अब हम लोग जो इनकी इतनी बड़ी अदर इनकम है, इसका सोर्स एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। तो वो सोर्स मिलेगा हमको इनकी बैलेंस शीट में। तो आप देखेंगे इनके पास करीब 21,000 करोड़ के आसपास के रिज़र्व हैं। उसके अलावा आप देखेंगे बोरोइंग 296 करोड़ के आसपास की है, और आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन्होंने करीब 14,000 करोड़ के आसपास की करके रखी है। तो जो इनको 1600-1700 करोड़ के आसपास का हम लोग बोल सकते हैं अदर इनकम मिल रही है, उस अदर इनकम का सोर्स कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो इन्होंने इतनी अच्छी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करके रखी है। तो अगर इनको इन्वेस्टमेंट में अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ मिल रहा है, तो वो इनके क्या होगा, वो इनके अदर इनकम में कहीं न कहीं जुड़ के हमको दिखने वाली है। इसके बाद हम लोग इनके क्या करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो आप देखेंगे कि लास्ट 3-4 साल में 2023 पर जहाँ प्रमोटर 49.1 के आसपास थे, वो प्रमोटर अभी 49 के आसपास हो गए। तो प्रमोटर्स में 0.1% के आसपास का हमको डिक्रीज देखने को मिल रहा है। एफआईआई 30.2% से 26.7% के आसपास हो गए हैं। तो क्या मतलब एफआई में भी 3% के आसपास का ड्रॉप है। डीआईएस 10% से करीब 14.7% हो गए, तो मतलब डीआईएस में कितना, करीब करीब 4.5% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी प्रमोटर्स ने सेलिंग करी थोड़ी बहुत, और जो भी हमारे एफआईआईज ने सेलिंग करी, वो सारी की सारी सेलिंग हमारे डीआईएस कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो इसमें पब्लिक का किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने भी एक स्मॉल सा स्टेक इसमें होल्ड करके रखा हुआ है 0.1% का। और सेम टाइम पे आप देखेंगे कि पब्लिक जहाँ पर 2023 में 10.4% के आसपास थी, वही पब्लिक अभी 9.3% के आसपास हो रही है। तो इसका मतलब है कि पब्लिक के भी जो शेयर्स हैं, वो सारे के शेयर्स कहाँ, डीआईएस को ट्रांसफर हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि जो शेयर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है कि क्या हो रहा है, उसमें एफआईआईज और डीआईएस बुलिश हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ नोटिस करने वाली है, तो जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स करीब 2,45,000 के आसपास थे, वही शेयर होल्डर अभी 2,80,000 के आसपास पहुंच गए। इससे हमको ये बात समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की परसेंटेज तो कम हुई है, लेकिन क्या है, शेयर्स खरीदने वाले, या हम लोग बोल सकते हैं छोटे छोटे चंक में जो लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम लोग एयरसन मोटर की बात करें, तो आप देखेंगे कि इनकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है। और जिस तरीके से इंडिया में क्या होगा, आप बोल सकते हैं कि लग्जरी बाइक्स और हाई एंड या हाई क्लास बाइक्स का जैसे जैसे क्या होगा, सेगमेंट बढ़ता जाएगा, उसमें एक रॉयल एनफील्ड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंडियंस, हर यूथ जो भी इंडिया में है, उसका दिल कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड के लिए एक बार जरूर रखता है। तो चाहे इनकी हंटर हो, चाहे इनका 350 क्लासिक हो, या इनका हिमालयन हो, तो इन्होंने हर टाइप के सेगमेंट के लिए, हर टाइप के लोगों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बाइक्स इन्होंने डिज़ाइन करी हैं, जो इनकी स्पेशलिटी है। तो आई होप आपको मेरा एशियन मोटर का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।